हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडू में आप लोग का स्वागत है। बिहार में पिछले कई वर्षों में लिए गए एग्जाम को अगर आप ध्यानपूर्वक एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। चाहे वह एग्जाम बीपीएससी हो, सीडीपीओ का हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो या बिहार राज्य से संबंधित कोई भी अन्य एग्जाम हो। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं आप लोग के लिए समग्र बिहार का एक सीरीज ला रही हूँ जो आपके सिलेबस से संबंधित और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं वीडियो के अंत में संबंधित चैप्टर से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दूंगी जिससे आप अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्राचीन कालीन बिहार। आइए अब बिहार का इतिहास प्रारंभ करते हैं। इतिहास को जानने से पूर्व इतिहास के कालक्रम को जानना आवश्यक होता है। साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधा ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन सबों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोग प्राचीन भारत में करेंगे। यहाँ मैं संक्षेप में आप लोग को बताती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, ये उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है, सिर्फ अवशेष के आधार पर इस समय का इतिहास लेखन किया गया है, जैसे पाषाण काल। दूसरा है आधा ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और जो उस समय के अवशेष हैं, वो जीवन में उपयोग की गई वस्तुएं हैं, उसी के आधार पर आधा ऐतिहासिक काल का भी इतिहास लेखन किया गया है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस समय के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और यह पढ़ने लायक भी है, यानी इस लिपि को पढ़ा भी गया है। साथ ही इस समय के भवन, अवशेष, शिलालेख, ताम्रलिपि, कुछ ऐसे अवशेष हैं जिनके द्वारा ऐतिहासिक काल का लेखन किया गया है। इस प्रकार हम इतिहास के तीनों कालक्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे बिहार के संदर्भ में। चूंकि अलग अलग भागों में ऐतिहासिक युग का कालक्रम अलग अलग है, क्योंकि जैसे दक्षिण अफ्रीका में जिस समय आदि मानव निवास करते थे, उस समय का आदि मानव का कोई भी साक्ष्य भारत से नहीं प्राप्त किया गया है। और जब भारत में आदि मानव जब निवास करने लगे थे तो ये निश्चित नहीं था कि उसी समय के आदि मानव बिहार में भी निवास करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कालक्रम को देखें तो अन्य स्थान पे, जैसे भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में कालक्रम का जो समय होगा उसमें थोड़ी भिन्नता होगी। तो आइए अब हम लोग बिहार के कालक्रम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इसका भी है प्राग ऐतिहासिक काल। तो बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभ 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। इसका भी अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल इसे कहा जाता है, क्योंकि पीछे मैं अभी तुरंत बताई कि प्राग ऐतिहासिक काल के समय का कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। इसीलिए इस समय के जो आदि मानव थे, इनके द्वारा अपने जीवन काल में प्रयुक्त मुख्यतः पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इसे पाषाण काल भी कहा गया है। तो पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल का समय 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 11,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा है नवपाषाण काल, यह 6,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार था। कैथोलिक काल या ताम्र प्रस्तर युग,
ये 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ताम्र प्रस्तर युग कहने का तात्पर्य इस समय तांबे का आविष्कार हो चुका था। आदि मानव तांबे के बारे में जान चुके थे, साथ ही साथ तांबे और प्रस्तर अर्थात पत्थर दोनों के संयुक्त रूप से प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। 5वां है कांस्य युग। इस समय पहली बार कांस्य के बारे में मानव जाने थे, पहचाने थे, इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। इसका समय काल 3000 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। लौह युग ये 2000 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे प्राचीन बिहार के बारे में, जैन एवं बौद्धकालीन बिहार के बारे में, जिसमें 6000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक के काल को देखेंगे। उसके बाद फिर मध्यकालीन बिहार देखेंगे जो 1206 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि 1765 ईस्वी वही समय है जिस समय इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गई थी और यहाँ से आधुनिक काल प्रारंभ होता है। अब है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे 1765 से लेकर आजादी 1947 तक। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर बिहार पढ़ेंगे जो 1947 से अब तक की जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए अब हम एक एक करके कालक्रम को या ऐतिहासिक काल को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बताई प्राग ऐतिहासिक काल। बिहार के संदर्भ में इसे देखें तो बिहार में मानव निवास करने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, वह 1 लाख ईसा पूर्व का है। यानी यहाँ अगर मानव के निवास की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन रूप से 1 लाख ईसा पूर्व में आकर यहाँ निवास करना शुरू कर दिए थे और इसका साक्ष्य हमें दक्षिण बिहार से प्राप्त होता है। उस समय बिहार और झारखंड कंबाइंड रूप से था, इसलिए दक्षिण बिहार कहने का तात्पर्य आज स्थित छोटा नागपुर के पठार से है। बिहार से जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं उसका काल था पूरा पाषाण काल और यह 1 लाख ईसा पूर्व पहले का था। यह मुख्य रूप से मुंगेर से, नालंदा से और वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुआ है। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू एवं अन्य पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। 1865 में 2 व्यक्ति थे, बी बॉल एवं हुगल महोदय। इन्होंने सबसे पहले धनबाद जिले में एक गांव स्थित है जिसका नाम है कुनकुने, यहीं से सबसे पहली बार पूरा पाषाण कालीन उपकरण का इन्होंने खोज निकाला था। प्रागैतिहासिक काल के अगर हम औजारों की बात करें तो इस समय मुख्य रूप से खुरदरे पत्थर के बनते थे। इनके औजार जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे और इनका वेशभूषा आदि मानव के जैसा था। ये कंदमूल के साथ खाते थे और साथ ही साथ शिकार भी करते थे। कुल्हाड़ी, फल, खुरपी इनका औजार था। यह मुख्य रूप से बिहार और वर्तमान झारखंड के अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल का अवशेष जो है यह मुख्य रूप से मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ये पत्थर के औजार है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस समय के जो औजार थे पूरा पाषाण काल में जो बड़े और भद्दे आकार के बनते थे पाषाण उपकरण, पत्थर के जो उपकरण थे, अब इनमें नुकीलापन आ गया था। इसी समय अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ी बात थी मध्य पाषाण काल की ये लघु पाषाण उपकरण का खोज। छोटे छोटे जानवरों के शिकार करने के लिए इन्होंने तीर का आविष्कार कर लिया था। मध्य पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल के तुलना में इनमें अत्यधिक प्रवीणता आ गई थी। अब इनके औजार जो था वह घाट एवं नोक वाले बन चुके थे और इनका जो जीवन के विकास था वो निरंतर वृद्धि और प्रगति की ओर होती जा रही थी। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पत्थर के बने औजार के साथ साथ हड्डियों के भी वस्तुएं मिले हैं। साथ ही मृदभांड, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुआ है।
जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये सिलबट्टे जो आज भी प्रयोग होती है, ये मसाले पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। मृदभांड, इसमें अनाज जमा करके रखा जाता था। हसिया, जिससे फसल को काटा जाता था। कुल्हाड़ी, जिससे पौधों को काटा जाता था, वन का सफाई करने के लिए, निवास करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, इन सबों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही छोटे या फिर कम मात्रा में अनाज रखने के लिए भी इनके पास मृदभांड था। नवपाषाण कालीन कुछ प्रमुख बस्तियां थी, जिसमें वैशाली में स्थित चेचर, सारण जिले में स्थित चिरान, रोहतास में स्थित सिनवारा, ताराडी, मनेर जो कि पटना में स्थित था, श्वेतपुर जो वैशाली में स्थित था। यह नवपाषाण काल के प्रमुख स्थान था, जहां से कई नवपाषाण कालीन साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बस्तियां नदी के किनारे स्थित थी। नदी के किनारे स्थित होने से इस समय क्या हुआ था कि सबसे पहले तो जल की उपलब्धता काफी आसान हो गई थी। अगर इनके हम जीवन शैली में परिवर्तन देखें तो अब नवपाषाण काल में जंगल और पहाड़ियों के बजाय लोग मैदानी क्षेत्र में निवास करना शुरू कर दिए थे। कृषि का कार्य आरंभ हो चुका था। तो कृषि का कार्य आरंभ होने से इस कृषि कार्य में जल की आवश्यकता थी, और ये नदी के किनारे बसे होने से जल की आपूर्ति काफी आसानी से हो जाती थी। साथ ही ये भोजन संग्राहक से अब आदिमानव भोजन उत्पादक बन गए थे। अभी तक जो पूर्णतः शिकार पर निर्भर रहते थे, अब वह कृषि के माध्यम से भोजन स्वयं उत्पादन करने लगे। एक निश्चित क्षेत्र में अब ये बसना शुरू कर दिए, एक समुदाय में रहना प्रारंभ कर दिए। और इन चित्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नवपाषाण काल आते आते मानव काफी विकसित अवस्था में आ चुका था। इस समय आग का प्रयोग, चाक का प्रयोग, यातायात, ये सब प्रारंभ हो चुका था। अगर प्राग ऐतिहासिक काल को जानते हैं तो मुख्य रूप से अभी तक पाषाण यानी पत्थरों के उपकरण जो मिले हैं उसके आधार पर अनुमान लगाकर हम उसके बारे में जानते हैं। परंतु इसके अलावे प्रस्तर युग की जानकारी का कुछ स्रोत गुफा चित्र भी है। उस समय के आदि मानव जो निवास कर रहे थे वो उसके कुछ साक्ष्य बिहार के कैमूर पहाड़ी, नवादा और जमुई क्षेत्र से मिले हैं। वहाँ के गुफाओं में कई चित्र मिले हैं जो तत्कालीन समय के जीवन कार्य को दर्शाया है। इसमें उनके द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि वे लोग मनोरंजन का भी साधन प्रयोग करते थे। इन गुफा चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं को दिखाया गया है, अर्थात उस समय किस तरह के जानवर थे, किस प्रकार की वातावरण थी, जैसे वर्षा, ये सब बारे में चित्रित किया गया है। साथ ही साथ शिकार, नृत्य आदि को दिखाया गया है। करते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण का नाम से स्पष्ट होता है, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। अर्थात इस समय में तांबा और पत्थर का कंबाइंड रूप से प्रयोग हो रहा था। अर्थात अब जो ये औजार का प्रयोग कर रहे थे उसमें तांबे का भी औजार साथ में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। साथ ही बर्तन या फिर अन्य सामग्री में तांबे का उपयोग होना प्रारंभ हो गया था। ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड इसकी प्रमुख विशेषता थी। उस समय जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो काले एवं लाल रंग के होते थे, अर्थात उन्हें अब रंगों की भी जानकारी हो चुकी थी। इसका साक्ष्य हम लोगों को अगर देखें इसका साक्ष्य तो वैशाली के अंतिचक व ओरियम जो कि भागलपुर में स्थित है, इन स्थानों से प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में अगर जानना चाहें तो सोनपुर, ताराडी, मनेर, सेनुवार, चिरान, चेचर, मांझी और अरियप ये प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जहां से कई स्रोत मिले हैं। आप चित्र में देखें, ये ताम्रपाषाण काल के औजार हैं जो मुख्य रूप से यह तांबा का बना हुआ है, साथ ही साथ पत्थर का भी प्रयोग होता था। लौह युग।
बिहार में लोहे का जो प्रयोग का साक्ष्य है वह चिरांद और ताराडीह से मिला है और माना जाता है कि इसका जो लोहे का प्रयोग का साक्ष्य मुख्य रूप से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य में पाया गया है। यानी बिहार के लोग 1000 से 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे और लोहे के प्रयोग करना नगरीकरण का मुख्य लक्षण बना। अर्थात अब क्या होने लगा, कृषि के समय जो हल यूज करते थे उसमें कृषि हल में एक सबसे एंड में फर लगा होता है, जैसा कि आप ये चित्र में देखें। इसके प्रयोग से अब खेत की जुताई काफ़ी आसान हो गई थी। कुल्हाड़ी में लोहे का प्रयोग करना, क्योंकि लोहे बहुत कठोर होता है, तो जंगलों की सफाई करने में, खेतों में, अन्य कार्यों में कार्य क्षमता बढ़ चुकी थी। अब उत्पादक बढ़ रही थी। अब अवशेष जिस समय अगर कृषि में अत्यधिक उत्पादन कर अवशेष बचना शुरू हो जाता है तो व्यापार जैसे लक्षण सामने आते हैं। तो इसी प्रकार बिहार में जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ वह मुख्य रूप से लौह युग में ही देखा जाता है। इस प्रकार बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त होता है, जिसमें आपने देखा पाषाण काल। पाषाण काल में 3 प्रकार था। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल या नवपाषाण काल। दूसरा था ताम्र पाषाण काल, तीसरा कांस्य युग, चौथा लौह युग। अब उसके अलावे अब हम देखेंगे बिहार में ऐतिहासिक काल। तो बिहार में ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें वेद, रामायण और महाभारत साथ ही पुराण से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र या व्रात्य क्षेत्र कहा गया है और इस कीकट का मतलब होता है अपवित्र। यहाँ के शासक के रूप में ऋग्वेद के अनुसार परमागंध का उल्लेख है। बराह पुराण में कीकट एक अपवित्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसी बिहार में स्थित गया, जिसे बराह पुराण में पवित्र क्षेत्र माना गया है। अब हम जानेंगे बिहार में आर्यों का आगमन। चूंकि आप जानते होंगे कि आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ है। चूँकि ये इस पे अलग अलग विद्वानों का मतभेद है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है, परंतु सर्वाधिक मान्य मत यही है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और भारत में आकर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये बसे और बहुत दिनों के बाद ऋग्वैदिक काल तक ये बिहार और गंगा घाटी तक नहीं आए थे। उसके बाद ये उत्तर वैदिक काल में, सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जिसका समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, उसके प्रारंभिक चरण में शुरुआत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ। ऋग्वेद काल में ये अगर बिहार तक नहीं आए थे, इसीलिए ये आर्यों का आगमन नहीं होने के कारण ये पूजा पाठ आदि चीज से वंचित था, इसीलिए इसे आर्यों ने मतलब अपवित्र कहा था। कीकट यही कारण था इसे कहने का। जब उत्तर वैदिक काल आया तो इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। यहाँ के बाद शतपथ ब्राह्मण में की रचना सबसे पहले 800 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे यह ज्ञात होता है कि विधेय माधव और उसके पुरोहित थे गौतम राहुगण। ये सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार के सदानीरा, जो वर्तमान नदी के रूप में देखें तो उसका नाम गंडक है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है, उसके माध्यम से ये इस क्षेत्र में जब आर्य रह रहे थे तो यहाँ से सरस्वती नदी के सहारे वो बिहार की सबसे पश्चिमी नदी गंडक है, सबसे पश्चिम में स्थित गंडक है जो यूपी के साथ सीमा भी बनाती है, ये गंडक नदी के पास पहुंचे थे और यहाँ पे इन्होंने मिथिला नामक राज्य का स्थापना किया था। फिर बाद में
यहाँ मगध, अंग, वैशाली और मिथिला जैसे सांस्कृतिक स्वरूप की उत्पन्न हुई। तो अब हम बात करते हैं वैशाली या वज्जी संघ। अभी मैं बताई कि विधेय माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगन सरस्वती नदी के तट से होते हुए ये आए थे बिहार, और यही है गंडक नदी। और गंडक नदी के सहारे इन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में वैशाली नामक एक शहर का स्थापना किया था। तो वज्जी संघ की यही बाद में जो वज्जी संघ का निर्माण हुआ, इसकी राजधानी बन गया वैशाली, और वैशाली शहर का संस्थापक राजा विशाल को माना जाता है। वैशाली विश्व का पहला गणराज्य केंद्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए कि विश्व का सबसे पहला गणराज्य केंद्र कौन सा था, तो वो था वैशाली। और ये कब बना था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वज्जी संघ मुख्य रूप से 8 सदस्यों में बटा हुआ था, और इसमें सबसे प्रबलतम सदस्य था लिच्छवी, जैसा कि ये काफी प्रतापी राज्य था। 8 सदस्यों में एक यह लिच्छवी राज्य भी था। बाद में लिच्छवी की राजधानी वैशाली को माना गया था। मगध के राजा अजातशत्रु ने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। अब है अंग। अगर अंग की स्थिति देखेंगे तो ये क्षेत्र भारत में बिहार का क्षेत्र आता है, और ये रहा आपका बिहार का सिर्फ मैप। बिहार में मगध जहाँ स्थित था उसके पूर्व में और इस क्षेत्र में स्थित था राजमहल की पहाड़ी। इधर था राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में और मगध के पूर्व में स्थित था अंग प्रदेश। ये क्षेत्र अंग प्रदेश है। इसकी राजधानी चंपा या चंपावती थी। अंग के अंतिम शासक के रूप में ब्रह्मदत्त का विवरण मिलता है। जब बिंबिसार मगध का शासक बना तो इस अंग को पराजित करके इसे भी मगध में मिला लिया। इस प्रकार इस वज्जी संघ बाद में ये भी मगध में मिल जाता है, अंग भी मिल जाता है, और ये मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार अंग, मिथिला, वज्जी ये सब मिलकर एक मगध साम्राज्य का निर्माण करता है, जो कि अगले अध्याय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम लोग देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।